हार्ट की हार्ट बीट है, तो हार्ट बीट क्या रहेगी, बढ़ जाएगी इसमें। इस हार्मोन के प्रभाव से क्या रहेगा, इसके प्रभाव से क्या रहेगा, जो हृदय की गति है, हृदय गति वो बढ़ेगी, हृदय गति बढ़ेगी। और जो श्वसन दर है, श्वसन दर वो भी बढ़ेगी। और रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, रक्त दाब वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इस हार्मोन से क्या होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब ये एक्टिव कर देता है, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस हार्मोन से। और ये जो हार्मोन है ये जोश और जो डर है वो भी पैदा करता है। ये क्या करता है, जोश व डर पैदा करता है। कौन सा, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। जो डर है वो भी इसके कारण और जोश भी इसी के कारण। और इस हार्मोन को एक 3F भी कहा जाता है। इस हार्मोन को 3F कहा जाता है। इस हार्मोन को 3F भी कहा जाता है। और इसके प्रभाव से क्या होता है, जो पसीना ग्रंथि है वो भी सक्रिय हो जाती है। तो पसीना ग्रंथि क्या हो गई, एक्टिव। इस हार्मोन के प्रभाव से जो पसीना ग्रंथि है वो एक्टिव होती है। अब हम एड्रिनल जो ग्रंथि है इससे निकलने वाले हार्मोन से होने वाले रोग देखें। तो अपना हेडिंग रहेगी एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन से होने वाले रोग, अब इन रोग की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं एक रोग होता है एडिशन रोग। अब एडिशन रोग में देखो दोस्तों, ये जो एडिशन रोग है, ये जो हमने पढ़ा, ये जो कॉर्टिसोल हमने पढ़ा है, कॉर्टिसोल, इस कॉर्टिसोल की कमी के कारण होता है। तो ये कॉर्टिसोल की कमी से होगा, कॉर्टिसोल की कमी से होगा। तो ये रोग कॉर्टिसोल की कमी से होगा। और इस रोग में क्या होगा, पसीना ज्यादा आएगा, पसीना ज्यादा आता है। इसमें क्या रहेगा, पसीना ज्यादा आएगा। और जो नेक्स्ट रोग है वो है कुशिंग रोग। अब कुशिंग रोग में हम देखें तो ये क्या रहेगा, ये तो कॉर्टिसोल की कमी से आया है एडिशन रोग, और ये कुशिंग रोग है, ये कॉर्टिसोल की अधिकता से आएगा, कॉर्टिसोल की अधिकता से, कॉर्टिसोल की अधिकता से होगा ये रोग। अब इस रोग में क्या होगा, शरीर जो है वो चौड़ा पड़ जाता है। तो इसमें क्या होगा, शरीर चौड़ा पड़ जाएगा। इस रोग में शरीर चौड़ा पड़ जाएगा। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है, इसकी अधिकता से होने वाला रोग देखें तो एक रोग होता है कॉन्स रोग।
कॉन्स रोग। अब इसमें देखें तो ये कैसे होगा, ये जो एल हमने पढ़ा है एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन की अधिकता से, एल्डोस्टेरोन की अधिकता से, तो एग्जाम में पूछे कि एल्डोस्टेरोन की अधिकता से कौन सा रोग है, तो कौन सा रोग। तो इसमें क्या होगा, एल्डोस्टेरोन की तो अधिकता हो जाएगी, जिससे क्या रहेगा, जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या रहेगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। इसमें क्या है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। और जो त्वचा का रंग है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने के कारण जो त्वचा का रंग है वो कांसे के जैसा हो जाएगा। जो कांसा धातु आती है तो कांसे का जैसा हो जाएगा, तो त्वचा का रंग कांसे जैसा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए कि कौन सा रोग है वो कौन से हार्मोन की अधिकता से है, तब तो क्वेश्चन में लिखेंगे एल्डोस्टेरोन, और किसके, एल्डोस्टेरोन की अधिकता से होने वाला रोग पूछेंगे तो कौन से रोग। और इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और त्वचा का जो रंग है वो क्या रहेगा, कांसे जैसा हो जाएगा। अब ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है और उनसे होने वाले जो रोग है वो कंप्लीट हुए। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखो 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे जो हम ग्रंथियां पढ़ रहे हैं उनमें 100 नंबर पे पढ़ेंगे अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय को इंग्लिश में ओवेरी बोलते हैं। अब अंडाशय में देखो एक चित्र बनाते हैं। अब देखो दोस्तों,
अंडाशय। तो इसमें क्या रहेगा, अंड कोशिका। अंडाशय में क्या रहेगी, अंड कोशिका। ये है अपरा। और ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका। इसका नाम है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। ये है युग्मनज। और ये जो परतें आपको तीन दिखाई दे रही है, इसमें जो सबसे ऊपर वाली परत है इसका नाम है पेरीमेट्रियम। इसका नाम है पेरीमेट्रियम। और ये जो नेक्स्ट परत दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और ये जो सबसे नीचे वाली जो परत दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये मेट्रियम तो सब में लग रहा है लास्ट में। और ये ऊपर वाली है पेरीमेट्रियम, जो सेकंड वाली है मायोमेट्रियम, और ये थर्ड वाली है ऊपर से थर्ड वाली तो एंडोमेट्रियम। अब ये जो पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम है ये तो रहती है स्थायी, ये तो है स्थायी। और ये जो एंडोमेट्रियम है ये है अस्थायी। तो ये बनती रहती है और नष्ट होती रहती है, तो ये है अस्थायी। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं गर्भाशय। तो ये है अपरा, ये है गर्भाशय। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं योनिका सर्विक्स भाग। योनिका सर्विक्स। अब देखो दोस्तों, हम अंडाशय पढ़ रहे हैं। अंडाशय में इस चित्र द्वारा आप समझेंगे कि ये जो अंडाशय है इसकी स्थिति डायग्राम में देखो, यहाँ ये है अंडाशय। तो इस अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, ये अंड कोशिका। और जो निषेचन की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, युग्मनज का जो निर्माण होता है, तो वो प्रोसेस फैलोपियन नलिका में होती है। तो आपको ये जो नलिका दिख रही है ये है फैलोपियन नलिका। और ये वाला भाग है इसको बोलते हैं गर्भाशय। और ये है अपरा, और ये है योनिका सर्विक्स भाग। और परत की बात करें तो ये ऊपर वाली जो है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और ये इससे नीचे वाली को मायोमेट्रियम, और सबसे नीचे वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम क्या है, स्थायी है, और ये एंडोमेट्रियम क्या है, अस्थायी है। अब देखो दोस्तों, जो मिस्टुअल साइकिल है उसके 13वें दिन या 14वें दिन, जैसे ये अंडाशय से ये अंड कोशिका अंडोत्सर्ग होता है, तो अंडोत्सर्ग की प्रोसेस में अंडोत्सर्ग से ये आएगा यहाँ बाहर, कहाँ, फैलोपियन नलिका में। अंडोत्सर्ग होकर ये कहाँ आएगा, फैलोपियन नलिका में। अब यहाँ से यदि शुक्राणु प्रवेश करें
यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करे फैलोपियन नलिका में, तब क्या होगा, ये जो अंडाशय से अंडोत्सर्ग हुआ है और ये जो शुक्राणु है ये मिलकर यहाँ मिलकर क्या बना देंगे, युग्मनज बना देंगे ये, जिसमें क्या रहेगा, जो अंडाणु और जो शुक्राणु है उनका जो केंद्र मिलेगा, तो केंद्र मिलेगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। और ये निषेचन की जो प्रक्रिया है ये होगी फैलोपियन नलिका में, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। और ये युग्मनज बनकर कहाँ आएंगे, यहाँ। और यहाँ जो ये अपरा है, इस अपरा में क्या होगा, जैसे जो भ्रूण है, भ्रूण शिशु है, वो अपरा यहाँ रहेगा, जिसको अपरा के द्वारा क्या रहेगा, पोषण मिलता रहेगा। तो भ्रूण है उसको अपरा के द्वारा पोषण मिलता रहेगा, और ये है गर्भाशय। तो ये हुआ अंडाशय। अब देखो अंडाशय में देखें हम, जैसे जनन अंग की बात करें, जनन अंग की बात करें तो जनन अंग है, ये है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार। एक तो होता है प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक, और दूसरा होता है द्वितीयक जनन अंग। मतलब प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। अब प्राथमिक जननांग का जो भाग है वो है अंडाशय, वो है अंडाशय। और जो द्वितीयक जननांग है इसका जो भाग है वो देखो, एक तो फैलोपियन नलिका, जो ये रही, ये नलिका फैलोपियन नलिका, तो फैलोपियन नलिका, नलिका। और दूसरा जो है द्वितीय जननांग का जो सेकंड भाग है, इसको बोलते हैं बार्थोलियम ग्रंथि, बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्रंथि। योनि का सर्विक्ष, सर्विक्ष, गर्भाशय और योनि, वेजिना। अब देखो जो प्राथमिक जननांग है वो तो है अंडाशय, जो ये है चित्र में देखो। और ये जो द्वितीयक जननांग है उसमें फैलोपियन नलिका, बार्थोलियन ग्रंथि और योनि का सर्विक्ष भाग और गर्भाशय और योनि। अब निषेचन की हम बात करें तो निषेचन क्या है, शुक्राणु और जो अंडाणु है उनका केंद्रकों का संलयन, मतलब केंद्रकों का मिलना, इसको बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन क्या है, निषेचन की बात करें तो निषेचन है शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो शुक्राणु और अंडाणु के जो केंद्रक है वो मिल जाए, संयोजित हो जाए, संलग्न संलयन हो जाए तो इसको बोलते हैं निषेचन। और ये जो प्रक्रिया है ये होगी फैलोपियन नलिका में। तो यह प्रक्रिया कहाँ होगी, निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में,
फैलोपियन नलिका में। अब देखो जैसे निषेचन की बात करें हम, तो ये तो हो गया जैसे शुक्राणु, शुक्राणु जिसको हम जैसे एन ले लिया, इसकी संख्या है, पुरुष गुणसूत्र में इसकी संख्या है 23। सॉरी दोस्तों, ये मतलब 23 गुणसूत्र, इसमें 23 गुणसूत्र है। वो इसका संलयन करवा दें, जैसे ये अंडाणु, तो अंडाणु को भी एन से लिखा और इसकी भी संख्या कितनी 23, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी 23। तो ये इनका केंद्रक संलयन होकर क्या बनाएंगे, युग्मनच बनाएंगे। तो एन एन कितना हो गया 2n। तो ये कैसा है द्विगुणित, कैसा है द्विगुणित। और 23 23 कितने हो गए 46, इसमें गुणसूत्र कितने हो गए 46। इसमें ये हुआ अंडाशय के बारे में। तो अब जैसे अंडोत्सर्ग के बारे में देखें, तो अंड कोशिका का अंडाशय से फैलोपियन नलिका में जो आना है उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो एमसी चक्कर है उसके 14वें दिन होती है ये। अब हार्मोन की हम बात करें, तो देखो दोस्तों हार्मोन में देखें तो इसमें हार्मोन एक, जैसे हार्मोन की बात करें तो जो जनन हार्मोन है, जनन हार्मोन, तो इसमें एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्ट्रोन। तो एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्ट्रोन। तो एस्ट्रोजन में हम देखें तो एस्ट्रोजन में क्या होगा कि इस हार्मोन को, एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन, उसको सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है, इसको सुंदरता का हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है सुंदरता का हार्मोन, सुंदरता का हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उसका विकास करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की हम बात करें तो जैसे एक इनमें देखें तो जैसे कंकाल पेशियां है उसका विकास, कंकाल पेशियों का विकास, कंकाल पेशियों का विकास। और जो आवाज है, वॉइस है, तो आवाज पतली होना, आवाज का पतला होना, मतलब आवाज पतली होना। और थर्ड है शरीर पर बालों का आना, शरीर पर बालों का आना। सॉरी, ये शरीर पर बालों का आना तो उसमें है पुरुषों में, इसमें रहेगा शरीर पर बालों को कम करना, बालों को कम करना। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, आवाज को पतली करता है, कंकाल पेशियों का विकास करता है और शरीर पर जो बालों को कम करता है। और स्तनों का विकास करता है, स्तनों का विकास करता है। और जो जनन अंग है उनका भी क्या करता है, विकास, जननांगों का विकास।
जनांगों का विकास। जनांगों का विकास। और जो प्रोजेस्टेरोन है, जो सेकंड नंबर पे हम देखें प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन में क्या है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है तो ये एक कार्पल्स ल्यूटियम है उससे निकलता है। यह है कार्पल्स ल्यूटियम से निकलता है। और ये जो एस्ट्रोजन में हमने नहीं लिखा है, तो ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या है, यह है ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है। तो एस्ट्रोजन तो ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये कार्पल्स ल्यूटियम से निकलता है। और इसका जो प्रोजेस्टेरोन है ये है गर्भधारण हार्मोन। इसको गर्भधारण हार्मोन भी कहा जाता है। तो गर्भधारण हार्मोन। और ये क्या करता है, जो लैंगिक लक्षण है उनका क्या करता है, लैंगिक लक्षणों का विकास। लैंगिक लक्षणों का विकास। लैंगिक लक्षणों का विकास। तो यह कार्पल्स ल्यूटियम से निकलता है, गर्भधारण हार्मोन है और ये लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, विकास करता है। और जो गर्भ अवधि की हम बात करें तो जैसे मनुष्य में 9 महीने और चूहा है उसमें 22 दिन और हाथी में 22 महीने। गर्भ अवधि की हम बात करें तो गर्भ अवधि मनुष्य में तो 9 महीने, चूहों में 22 दिन, जो सबसे क्या है न्यूनतम, जो अवधि सबसे न्यूनतम है। और जो हाथी में है, हाथी में वो है 22 महीने, जो क्या है अधिकतम है, जो क्या है अधिकतम। तो गर्भ अवधि की बात करें तो मनुष्य में 9 महीने, चूहों में 22 दिन और न्यूनतम है, न्यूनतम अवधि है ये 22 दिन वाली। और हाथी में 22 महीने, जो क्या है अधिकतम गर्भ अवधि है। अब एक जैसे आपने प्रखनली शिशु सुना होगा, तो प्रखनली शिशु में क्वेश्चन आता है कि विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु तो विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु है लुईस ब्राउन। विश्व में प्रथम प्रखनली शिशु है लुईस ब्राउन नाम की लड़की है ये, लुईस ब्राउन नाम की। तो ये लुईस ब्राउन। और भारत में हम देखें तो भारत में प्रखनली शिशु देखें तो ये है हर्षा। ये है हर्षा। धन्यवाद दोस्तों।